स्टूडेंट्स, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में आर सर्किट पढ़ लिया था, एल सर्किट पढ़ लिया था। जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि इसमें अपन पढ़ने वाले हैं 7 सर्किट्स, उसमें से आर और एल हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे सी सर्किट। सी सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें कि एक कैपेसिटर लगा। जितने भी सर्किट्स हैं ये सभी सीरीज सर्किट्स हैं, तो जो भी अपन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई दे रहे हैं उसके साथ ये कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें Q। अब तुम्हें याद हो बच्चों, तो कैपेसिटेंस में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का। Q होता है CV, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर E है, तो Q की वैल्यू होगी C इंटू E। अब यहां से अपन करंट निकालते हैं। हमने पढ़ा है करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I हो गया dQ बाई dt, लेकिन Q की वैल्यू पता है अपन को CE, वो हम रख देते हैं Q की जगह, तो I आ जाएगा d अपॉन dt, Q की जगह रखा CE, E की वैल्यू पता है E नॉट साइन ओमेगा t, उसको E की जगह रख देते हैं, तो I हो जाएगा d अपॉन dt C, E की जगह E नॉट साइन ओमेगा t, ऐसा आ गया। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट है उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो C E नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, बचा d अपॉन dt साइन ओमेगा t। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, उससे इंटू कर दिया, तो आई आ गया सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसा आ गया। अब जैसे अपन ने हमेशा करा है मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं करंट की। फॉर आई मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है उसकी, तो आई यदि मैक्सिमम चाहिए तो कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी की जगह 1 रख देंगे। आई की मैक्सिमम वैल्यू को अपन आई नॉट से डिनोट करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई सी ई नॉट ओमेगा। तो जहां पर सी ई नॉट ओमेगा लिखा है हम उसकी जगह आई नॉट रख सकते हैं, तो आई आ गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जहां पर सी ई नॉट ओमेगा लिखा था ये, उसकी जगह पर मैंने आई नॉट रख दिया, तो आई आ गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर कॉस ओमेगा टी आ रहा है जबकि यहां पर साइन ओमेगा टी आ रहा था। हमें दोनों को कंपेयर करके देखना होता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है एंगल का। एंगल का डिफरेंस तुम तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो, मतलब यहां साइन है तो ये वहां भी अपने को साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, कॉस को हटाना है, उसको साइन के फॉर्म में लाना है। तो तुम जानते हो कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये जो कॉस ओमेगा टी है उसको हम साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ओमेगा टी को मैं पहले लिख लेता हूं, ये आ गया, तो आई आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मैंने बोला है तुम्हें कि हर सर्किट में तुम्हें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होता है, हर सर्किट में ये पता करना होता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है। हर सर्किट में एंगल्स का जो डिफरेंस है जिसको अपन फेज डिफरेंस बोलते हैं वो निकालना होता है, और हर सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना होता है। ये 4 चीजें होती हैं जो अपन को हर सर्किट में निकालनी होंगी। तो अभी अपन ने ये निकाल लिया जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ये आ गया अपना इंस्टेंटेनियस करंट, इतना हमने निकाल लिया। अब ये जो अपन ने आई की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी उसको लेते हैं
आई नॉट है सी ई नॉट ओमेगा, इसको हम यूं लिख सकते हैं ई नॉट और उसके साथ में जो इनटू में सी ओमेगा है उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। ये जो ई नॉट के साथ इनटू में सी ओमेगा है उसको हमने अपॉन में लिख लिया 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो ओम्स लॉ था I इक्वल टू वी बाय आर, उससे कंपेयर करें तो R की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी आ रहा है। R मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल आया। ये जो सर्किट का रेजिस्टेंस है ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी। ये जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है उसी को अपन एक स्पेशल नाम देते हैं, हम इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तुम्हें याद हो तो इंडक्टर वाला जो केस था उसमें जो रेजिस्टेंस था उसको हमने नाम दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसको अपन ने XL से डिनोट करा था। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और इसको XC से डिनोट करते हैं। तो XC की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ओमेगा सी, ये XC आ गया। तो अब जहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी है ये हम उसकी जगह XC रख सकते हैं। तो यदि मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला तुम्हें निकालना है तो वो हो जाएगा E नॉट बाय XC। ये मैक्सिमम करंट आ गया, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया इतना। अब बच्चों अपन बनाते हैं इसी सर्किट में फेजर डायग्राम। देखो जो फेजर डायग्राम होता है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वो E और I के बीच में बना हुआ ग्राफ होता है। हमने E क्या लिया है, E तो अपन हमेशा एक ही लेते हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट हमने कितना निकाला, तो उस सर्किट का करंट अपन ने निकाला था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो दिख रहा तुम्हें कि दोनों के जो साइन का एंगल है वो अलग अलग है। एक में ओमेगा टी है जबकि करंट वाले में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो करंट का जो एंगल आ रहा है वो वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है, मतलब करंट इसमें लीड करेगा। जिसका एंगल ज्यादा होता है वो लीड करता है, जिसका कम होता है वो लैग करता है। तो इसमें करंट लीड करेगा, तो I लीड्स E बाय कितने का डिफरेंस है दोनों में, पाई बाय 2 का, बाय पाई बाय 2। करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा मतलब करंट आगे रहेगा। अब मैंने बताया था कि अपन कन्वेंशन लेते हैं कि करंट को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो अपन ने करंट को ले लिया एक्स एक्सिस पे, लेकिन करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, मतलब वोल्टेज इससे 90 डिग्री पीछे रहेगा। पीछे वाले को अपन नीचे बनाते हैं। तो ये E का डायरेक्शन, ये I का डायरेक्शन, दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस पाई बाय 2 का। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इसको फाई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 2। ये आ गया फेज डिफरेंस दोनों के बीच में। अब बच्चों अपन ने तीनों अलग अलग लगा के 3 सर्किट पढ़ लिए। R अलग से लगाया हमने, L अलग से लगाया, C अलग से लगाया, ये 3 सर्किट्स हो गए। अब अपन क्या करेंगे, अब हम दो के कॉम्बिनेशंस में लेंगे। जैसे R के साथ L R सर्किट, R के साथ C R सर्किट, फिर L के साथ C LC सर्किट। अब अपन दो वाले ले रहे हैं। जब एक से ज्यादा चीजें सर्किट में लगी होती हैं, 2 लगा दो या तीनों लगा दो, L C और R, तब सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन एक स्पेशल नाम देते हैं। वो जो रेजिस्टेंस का स्पेशल नाम है वो होता है इम्पीडेंस। जब भी एक से ज्यादा चीजें लगी होंगी तो हम रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस। अपन ने पढ़ा था अकेला L लगा हो तो हमने उसको नाम दिया था सर्किट के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस। अकेला कैपेसिटर लगा हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो अभी क्या बताया मैंने, जब भी एक से ज्यादा चीजें लगी होंगी तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज इम्पीडेंस। ये हो गया अपना LR सर्किट। एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है टू अल्टरनेटिंग EMF सप्लाई। करंट जा रहा है इसमें I,
मान लिया अपन ने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VL, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VR। अब अपन ओम्स लॉ से VL और VR की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ से V = IR। ये फॉर्मूला अपन ने पहले रेजिस्टर के लिए लगाया। तो रेजिस्टर का वोल्टेज VR = I, रेजिस्टेंस R, ये VR की वैल्यू आ गई I × R, सिंपल ओम्स लॉ से। इंडक्टर के लिए निकालें VL = सेम फॉर्मूला I × R, I को ऐसे ही रखा, R मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब मैंने अभी बताया तुम्हें कि इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, डिनोटेड बाय XL। तो ये VL की वैल्यू हो गई XL, VL के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो XL। ये VR आ गया, VL आ गया। अब बनाते हैं अपन इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम एक्स एक्सिस पे करंट, ये करंट। अब हमें इसी ग्राफ पे VR और VL प्लॉट करना है। अपन ने पढ़ा था, जो सबसे पहला वाला सर्किट था उसमें पढ़ा था कि ऐसा सर्किट जिसमें अकेला रेजिस्टेंस लगा होता है उसमें E और I सेम डायरेक्शन में जाते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता उसमें। मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ सेम फेज में रहता है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है VR, वो करंट के साथ सेम फेज में रहता है। तो जिस डायरेक्शन में I है उसी डायरेक्शन में VR हो जाएगी, ये VR I एंड VR आर इन सेम फेज। अब इंडक्टर को लेते हैं, ये इंडक्टर का वोल्टेज है VL। तो मैं याद हो तो जो इंडक्टर वाला सर्किट अपन ने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। इंडक्टर वाले का जो फेजर डायग्राम अपन ने बनाया था इंडक्टर वाले सर्किट का, वो ऐसा था, उसमें I ऐसा था, E ऐसा था। मतलब इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे चलता है। तो इंडक्टर का वोल्टेज VL करंट से 90 डिग्री आगे, ऐसा हो गया, ये इंडक्टर का वोल्टेज है। अब देखो ये जो VL और VR, ये जो दो वोल्टेजेस हैं, ये अपन को कहां से मिले थे? ये जो हमने ऑल्टरनेटिंग EMF सप्लाई लगाई थी उसी के ये दो पार्ट्स थे। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यही होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही तो अपन को ये दो पार्ट्स मिले। तो अब अपन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपन को पता है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम का कॉमन डायगोनल होता है। तो अपन ने पहले इन दोनों को लेकर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, जो इस केस में रेक्टेंगल है क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है। इनका रिजल्टेंट ये हो गया, और ये जो रिजल्टेंट है वो E है क्योंकि E के ही ये दो पार्ट्स हुए, ये E। ये VL तो ये भी VL, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से इक्वल। अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये ट्राइंगल को मैंने नाम दिया ABC, पाइथागोरस लगाते हैं इसमें। तो E = हो गया √VR² + VL²। वैल्यू डालेंगे, VR की जगह पर IR यहाँ पे रखा, उसका स्क्वायर है तो I²R²। VL की जगह IXL, उसका स्क्वायर है I²XL²। I² कॉमन निकाला, रूट के बाहर जाएगा I हो गया, तो E आ गया I √R² + XL²। अब इसको कंपेयर करते हैं अपन ओम्स लॉ से। अब हमने इसको ओम्स लॉ से कंपेयर किया। ओम्स लॉ होता है V = IR।
तो तुम्हें दिख रहा है आर की जगह पर ये आ रहा है, मतलब ये हो गया हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अपने को पता चले। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इतना आ गया। मैंने बोला था शुरू में कि जब भी एक से ज्यादा चीजें कनेक्ट करोगे सर्किट में, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं इम्पीडेंस। मतलब ये आ गया अपना इम्पीडेंस। ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो हो गया इम्पीडेंस। इसको Z से डिनोट करते हैं। तो Z की वैल्यू आ गई √R² प्लस XL²। ये इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट पता चल गया। अब इसकी जगह पर Z अपन वापस रख, तो E इक्वल टू हो जाएगा IZ। यहां से I की वैल्यू हो जाएगी E/Z। ये तो ये अपन को पता चल गया सर्किट में जाने वाला करंट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जो इम्पीडेंस है वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो इसकी जो यूनिट है वो भी ओम ही होती है, जैसे सिंपल रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों अपन फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब E और I के बीच का एंगल। दिख रहा है तुम्हें, E और I के बीच में ये एंगल बन रहा है फाई। इसकी वैल्यू निकाल ली। यही ट्राइंगल अपन ने लिया फिर से ABC, इसमें लगाया tan थीटा, तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL/VR। VL और VR की वैल्यूज डालेंगे। VL IXL, VR IR, I से I कट गई, तो tan फाई की वैल्यू आ गई XL/R। यहां से फाई निकालेंगे तो tan उस तरफ जाएगा, उधर गया तो ये हो गया tan इनवर्स, तो फाई आ गया tan इनवर्स XL/R। अब XL की वैल्यू तुम्हें याद हो तो अपन ने पढ़ी हुई है पहले, इंडक्टर वाले सर्किट में हमने पढ़ा था कि XL होता है ω/L। तो जहां पर XL है हम उसकी जगह ω/L रख सकते हैं। तो फाई आ गया tan इनवर्स ω/L/R। ये फेज डिफरेंस आ गया। तो अपन को ये पता चल गया कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इतना है। अब हमें ये देखना होता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। दिख रहा है तुम्हें इसमें E जो है वो I से ऊपर है, इसका मतलब E लीड कर रहा है, मतलब I लैग करेगा, तो I लैग्स E। I लैग कर रहा है E को बाय कितने डिग्री पीछे है? I E से 5 डिग्री पीछे है। I लैग्स E बाय 5। I E से 5 डिग्री पीछे है। तो अब अपन I की इक्वेशन लिख लें, जिसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो यदि E की इक्वेशन है E0 sin ωt और I उससे 5 डिग्री पीछे चल रहा है, तो I की इक्वेशन हो जाएगी I0 sin 5 डिग्री पीछे तो ωt - 5। ये I की इक्वेशन है, I0 sin ωt - 5, क्योंकि वो 5 डिग्री पीछे चल रहा था। तो ये आ गया अपना इंस्टेंटेनियस करंट। तो बच्चों जैसे मैंने बोला था कि हर सर्किट में अपन को ये पता करना होता है कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, फेज डिफरेंस कितना है, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो वो सारी चीजें अपन ने इस सर्किट के लिए पूरी की। आ गया इतना।